हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, तो हम लोग आज चौथे दिन का जो हमारा डिस्कशन है उसमें आपके साथ जुड़ रहे हैं। और फोर्थ डे की जब हम बात करते हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जो है यानी मौर्यन एम्पायर के बाद के जो एम्पायर्स यहाँ पर थे एंशिएंट प्राचीन इतिहास में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं जो डायमेंशंस हैं, उसमें सबसे पहला है शुंगा डायनेस्टी यानी शुंग वंश। तो इसका अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये 185 बीसी, ठीक है, जैसे ही मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ उसी के साथ साथ 185 बीसी के अराउंड जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इस शुंग वंश की स्थापना हुई। और कैसे, तो पुष्यमित्र शुंगा जो है वो आखिरी जो मॉडर्न रूलर थे, हमने कल देखा था कि बृहद्रथ मौर्य को उनको एसेसिनेट करके राजा बने, ठीक है। और इनका कैपिटल जो था वो पाटलिपुत्र यानी वही पटना जो हमारा है उसके पास राजधानी इनका था। कुछ इंपॉर्टेंट यानी प्रमुख शासक की अगर हम लोग बात करें इस रूल की, सुंग की, तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, जिनका जो काल है वो 185 से 149 बीसी तक है। और वो पहले एक मौर्य सेनापति थे, ठीक है। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाए थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मणवाद जो है उसको रिवाइव किया, उसको पुनर्जीवित किया गया इनके द्वारा। और इंडो ग्रीक इन्वेजन जो हो रहे थे लगातार इंडिया के ऊपर, उसको रेजिस्ट भी करने में इनका योगदान है। दूसरा अगर बात करेंगे तो अग्निमित्र शुंगा, जो 149 से लेकर 141 बीसी तक रहे, वो पुष्यमित्र शुंगा के पुत्र थे। और उनके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो कालिदास का जो एक बहुत ही मशहूर नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उसमें इनका वर्णन किया गया है। अब अगर बात करें सुंग डायनेस्टी यानी कि उसके प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो था वो डिसेंट्रलाइज पावर यानी कि विकेंद्रित शक्ति प्लस मोनार्कियल रूल यानी राजतंत्रीय शासन था, राजा का रूल। और ब्राह्मण्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अहम भूमिका को निभाते थे, ठीक है। धर्म और संस्कृति की बात करें तो आपको बताया ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ और संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट कराया गया। बुद्धिज्म थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कला और वास्तुकला की बात करेंगे तो सांची स्तूप का इनलार्जमेंट, तो विस्तार, और रेलिंग्स और गेटवेज जो है वो इस दौरान विकास किए गए, तोड़ने और रेलिंगों का। टेराकोटा आर्ट का मथुरा और विदिशा में जो है उदय देखने को मिला। मथुरा और विदिशा में टेराकोटा कला जो है उसका उदय हुआ। फॉरेन रिलेशन की बात करें, विदेशी संबंध की, तो इंडो ग्रीक इन्वेजन जो थे वो बार बार उसके आक्रमण को है वो पुष्यमित्र शुंगा रोकते थे। फिर हेलिडोरस पिलर जो है, तो हेलिडोरस स्तंभ जो है वो इनके इंडो ग्रीक के साथ जो राजनयिक संबंध थे उसको दर्शाता है। पतन की बात करते हैं अगर, तो पतन होने का वजह था कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक विद्रोह। तो इंटरनल रिवोल्ट जो हुआ उस कारण से इसका पतन हुआ। साथ ही साथ जो सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, वो काफी कमजोर थे। और देवभूति जो आखिरी रूलर थे वो वासुदेव कानवा के द्वारा उनका हत्या किया गया। और उसके बाद से हमारा कानवा डायनेस्टी जो है वो आएगा, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। अगर कुछ विरासत की बात करें तो वैदिक ट्रेडिशन और क्लासिकल आर्ट, तो वैदिक परंपरा और शास्त्रीय कला का पुनरुत्थान हो गया इनके द्वारा। और सतवाहना और कानवा रूल जो है उसका फाउंडेशन, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद का कैसा एक स्ट्रक्चर होता है प्राचीन इतिहास के लिए, उसकी भी जो स्थापना है वो इसके द्वारा की गई थी। फटाफट रिवीजन के लिए यहाँ पर टेबल है जो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी का एक समरी यहाँ पर है। कान्व वंश यानी कान्वा डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इसने सिंगा डायनेस्टी को 73 बीसी में रिप्लेस किया। वासुदेव कानवा जो एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे, उनके द्वारा ये खोजा गया। और ये लोग भी पाटलिपुत्रा से रूल करते थे। तो वासुदेव कानवा, इन्होंने देवभूति को मारा और इस डायनेस्टी की खोज की। ब्राह्मणिज्म को यानी ब्राह्मणवाद को ये लोग भी प्रमोट करते थे और साथ साथ वैदिक रीति रिवाज को भी ये लोग बढ़ावा देते थे। दूसरे भूमि मित्र जो 64 से 52 बीसी तक थे, वो वासुदेव के पुत्र थे और इनका जिक्र पुराणाज में किया गया है, पुराणों में इनका उल्लेख है। तीसरा नारायणा 52 से 40 बीसी तक, और इनको भूमि मित्रा का सक्सेसर, बट ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है उपलब्ध हमारे लिए। सुसरमन अगर बात करें तो ये आखिरी रूलर थे और इनको सतवाहनाज ने हराया था। ये 40 से 28 बीसी तक रहे।
अगर कान्वा डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की बात करें तो इन्होंने शुंगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को ही फॉलो किया और यहाँ भी ब्राह्मणों को सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो आप कह सकते हैं वो दिया गया था। धर्म और समाज की जब बात करते हैं तो ब्राह्मणिज्म यानी ब्राह्मणवाद को अत्यधिक संरक्षण मिला, पैट्रोनेज, और रॉयल पैट्रोनेज जो है वो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन यानी बौद्ध संस्थानों को नहीं दिया गया, शाही संरक्षण उनको नहीं मिला। कला संस्कृति में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो पुराने डायनेस्टीज के ट्रेडिशन थे उन्हीं को इन्होंने कंटिन्यू किया था। फॉरेन और इंटरनल चैलेंज में अगर देखें तो इनको सतवाहना से थ्रेट मिलता रहा, खतरा रहा, और अल्टीमेटली इनको उन्होंने ही रिप्लेस किया और हटाकर। केवल 45 साल तक इनका रूल जो है वो चला और जो वीक रूल था और जो क्षेत्रीय चुनौतियाँ थी, रीजनल चैलेंजेस, उस कारण से इनका पतन हो गया। ठीक है? यही सारा कुछ इस टेबल में कवर किया गया है आपको। देखिए कान्वा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी या इस पूरे ही हम लोग जो डिस्कशन आज का रखे हुए हैं ना, इस टॉपिक में आपको दिखेगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2 ही चीज़ होगी, एक है सतवाहना और दूसरा गुप्ता एम्पायर। और इनफैक्ट सतवाहना और एक और पार्ट है यहाँ पे जो कि हम लोग यहाँ पे कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस में। तो कनिष्क के ऊपर क्वेश्चन बीपीएससी का ना जो एरिया है वो ये कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो हम लोग को इतना जानकारी नहीं था, तो आपको उतना परेशान नहीं होना है, बीपीएससी का ये फेवरेट एरिया नहीं था। इनमें जो आज के पूरे टॉपिक है उनमें ये 3 पे बीपीएससी जा सकता है, जिसमें कि ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है, कनिष्क और गुप्त। तो उस पे हम लोग फोकस ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना। सतवाहना डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले ये डेक्कन में रूल कर किए मौर्याज और कानवास के बाद। इनको आंध्रा डायनेस्टी भी बोलते थे, आंध्र वंश भी बोला जाता था। इनका जो रूल है वो 1 सेंचुरी बीसी से ईसा पूर्व से लेकर 3 शताब्दी सी शताब्दी ईस्वी तक रहा। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो जो एरियाज ये कवर करते थे उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अभी का, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक था। कैपिटल इनका था प्रतिष्ठान या पैथान भी इसको बोलते थे, और अमरावती। ठीक है, प्रतिष्ठान और अमरावती इनका राजधानी था। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे यहाँ पर उनमें फाउंडर जो थे वो थे सिमुका, वंश के संस्थापक थे। फिर सतकर्णी प्रथम यानी फर्स्ट, इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस किया, अश्वमेध यज्ञ किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो इन्होंने 106 से 130 कॉमन एरा यानी कि हमारा ईस्वी में रूल किया, और इनके रूल ने ही जो आप कह सकते हैं राजनीतिक और सैन्य जिनित यानी श्रेष्ठता जो है उसके शिखर तक इनके रूल को ही माना गया सतवाहना का। इनके नासिक प्रशस्ति जो है, जो एक इंस्क्रिप्शन था इनके मदर के द्वारा, गौतमी बालाश्री के द्वारा, उनके द्वारा इनको जाना गया। ये रॉयल फैमिली जो है, हमारा जो शाही परिवार है सतवाहना का, उससे बिलोंग करते थे, और गौतमी बालाश्री इनकी माँ थी। माँ का नाम यूज होता था चूंकि सतवाहना किंगडम में मैट्रोनिमिक ट्रेडिशन यानी कि अगर आप देखेंगे मातृ सतात्मक परंपरा को फॉलो किया गया था। बहुत यूनिक पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। पैट्रियार्कल ने मैट्रिमोनिमिक ट्रेडिशन को फॉलो किया था। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो ये फॉरेन इन्वेजन और इंटरनल चैलेंजेस के दौरान जो है वो सत्ता में आए थे। इन्होंने अपने रूल के दौरान शाकाज, पहलवाज और यवनाज जो इंडो ग्रीक्स थे इन सब को हराया है। बहुत सारी टेरिटरीज जो है वो वेस्टर्न इंडिया में, खासकर नहापना और वेस्टर्न क्षत्रप से इन्होंने कैप्चर किया है। ठीक है, सतवाहना पावर को महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात और राजस्थान के पार्ट्स तक रिस्टोर कराया गया इनके द्वारा। और इनके जितने भी आप कह सकते हैं विजय जो ये थे इनिशिएटिव्स थे, वो सब का जिक्र जो है वो नासिक के इंस्क्रिप्शन में है, और नासिक इंस्क्रिप्शन में इनको इन नामों से जाना जाता है। एक ब्राह्मण यानी कि वन हु डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ क्षत्रियस, जिसने क्षत्रियों का गर्व नष्ट किया। और क्षत्रिय दप मनमद, ब्रेकर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों के अभिमान को तोड़ने वाला। ये सब किसको बोलते थे? आपको गौतमपुत्र सतकर्णी को। अगले रूलर थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को अमरावती में डेवलप कराया। इसके बाद थे यज्ञ श्री सतकर्णी। इन्होंने मैरीटाइम ट्रेड जो है, समुद्री व्यापार, उसको पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो इन सारे रूलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसके पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन या शासन व्यवस्था की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की,
फ्यूडल फीचर के साथ, केंद्रीकृत राजतंत्र था किसके साथ, सामंती विशेषताओं के साथ। और जो ऑफिशियल्स थे उन ऑफिशियल्स में जैसे अमात्यास और साथ ही साथ महातलवार जैसे अधिकारी नियुक्त होते थे उनके यहाँ पे, ठीक है। फिर रिलीजन और सोसाइटी, धर्म और समाज की जब हम लोग बात करते हैं तो इट सपोर्टेड बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये भी ब्राह्मणवाद के साथ साथ लेकिन इसने बुद्धिज्म को भी समर्थन दिया। सोसाइटी समाज जो था उसमें वर्ण सिस्टम चल रहा था, वर्ण व्यवस्था वो आधारित उसी पे था। और महिलाओं का काफी इंपॉर्टेंट रोल इस सिस्टम में देखने को मिला था। जब कला, वास्तुकला या संस्कृति की बात करेंगे तो अमरावती स्तूप और नासिक केव ये दो काफी फेमस जो है आपको आर्किटेक्चर है जो कि इस दौरान देखे गए। लैंग्वेज जो था वो प्राकृत का इस्तेमाल ये लोग करते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। विदेशी संबंध और व्यापार की जब बात करते हैं तो इनका एक्टिव ट्रेड था रोम और साउथ ईस्ट एशिया, यानी रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सक्रिय व्यापार। और इनके दौरान जो सिक्के पाए गए हैं वो दिखाते हैं कि ये कितने ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को फॉलो करते थे। ठीक है, अब आते हैं पतन की ओर, डिक्लाइन। तो इनका इंटरनल सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट जो था वो साम्राज्य को कमजोर किया। तो उत्तराधिकारी संघर्ष जो था उसने साम्राज्य को कमजोर किया। और रीजनल डायनेस्टी जो थे जैसे इक्ष्वाकुस और वाकाटकास जो था वो इनका जो जब ग्रोथ हुआ वो उभर कर आए तो उस कारण से भी सतवाहनास को दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपके पास एक टेबल है पूरा का पूरा जिसमें फाउंडर, कैपिटल, पीक रूलर, रिलीजन, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ट्रेड ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, शाकाज और कुशंस की बात करें अगर तो शाका वंश में अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो इनका ओरिजिन और अराइवल तो ये सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब्स जो सिथिया जो है यानी कि शक जो है वो मध्य एशिया की खानबदोश जनजातियों का हिस्सा थे और मूल रूप से वो सिथिया थे। इन्होंने इंडिया को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से यानी कि उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत में आक्रमण किया था। इंडो ग्रीक्स को डिस्प्लेस किया और सेकेंड सेंचुरी बीसी के दौरान किसको, इंडो ग्रीक्स को सेकेंड सेंचुरी बीसी के दौरान डिस्प्लेस किया। इसके बाद बात करें अगर तो दूसरी शताब्दी, ठीक है, तो सकाश जो है इनको इंडियन सोर्सेस में और ग्रीक में सिथियन इनको बोला जाता है। तो भारतीय जितने स्रोत हैं इनको शक यानी शकाश के रूप में जानते हैं और यूनानी जो स्रोत है उसमें स्किथियन के रूप से इनको जाना गया है। राजनीतिक संरचना यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर इनका देखें तो सकाज एस्टैब्लिश्ड वेरियस किंगडम्स इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, कहाँ पर, सो पश्चिमी और अगर हम लोग बात करते हैं किसका जो क्या बोलते हैं उसको सेंट्रल यानी कि मध्य भारत है उसमें कई राज्य स्थापित किए गए थे। जैसे वेस्टर्न इंडिया में ये लोग उज्जैन और जूनागढ़ से शासन करते थे। उत्तरी क्षेत्र में मथुरा से शासन होता था और इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्रेडिशन को अपना लिया था अच्छे से। अब जो शाक के इम्पोर्टेंट जो शासक थे, मेजर जो रूलर्स थे वो कौन थे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर रूलर्स तो वहां पर आपको दिखेगा कि मोग जो फर्स्ट शाका रूलर थे गंधारा में, मोग जिनको माउस भी बोलते थे। फिर रुद्र रमन एक, ये सब एक बहुत फेमस रूलर हुआ करते थे। रुद्र रमन एक प्रथम जो है वो 130 ईस्वी में आए और ये सबसे पावरफुल शाक्य शासक थे। इनको जाना जाता है इनके जूनागढ़ के जो शिलालेख था, जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन था उसके बारे में। और ये पहला आपको लंबा संस्कृत का शिलालेख था, फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन। इन्होंने ही सुदर्शन लेक की मरम्मत भी करवाई थी। इन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया, संस्कृत को इन्होंने संरक्षण दिया और सतवाहनास को रेजिस्ट किया था। अगर योगदान की बात करें इनकी तो इन्होंने पर्शियन, ग्रीक और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस को भारतीय जो संस्कृति है उसमें फारसी, यूनानी और मध्य एशियाई प्रभाव को इंट्रोड्यूस किया। फिर अगर सिक्कों की बात करेंगे तो इन्होंने जो द्विभाषी सिक्के हैं, ठीक है, यूनानी और खरोष्ठी या ब्राह्मी में इसको बढ़ावा दिया। इन्होंने भारतीय संस्कृति को नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग तो कुशन जो वंश है, इस कुशन वंश में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे हमारे यहाँ पर और उसमें एक फेमस रूलर जो कनिष्क है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं। तो कुशन जो है वो आपको सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया की एक यूएजी ट्राइब
यूएझी जनजाति थी, उसकी एक शाखा थी। ये लोग बैक्ट्रिया में पहले और फिर इंडिया में एक पहली शताब्दी जो है उस ईस्वी उसमें आए और एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा किया, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और मध्य भारत के कुछ एक हिस्से रहे। कुछ शासक की बात करें अगर हम लोग, तो कुजुल कडिफिस जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, 30 से 80 ईस्वी में ये रूल किए। इन्होंने यूजी ट्राइब को यूनाइट किया। फिर वीमा कदफिस जो कुजला के पुत्र थे, इन्होंने भारत में गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। ये पहले इंसान थे जिन्होंने शिवा को सिक्कों के ऊपर रिफ्लेक्ट कराया। और फिर कनिष्क द ग्रेट, यानी कि सबसे फेमस रूलर 78 से 101 ईस्वी के बीच में, ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली कुशन रूलर थे। शाका एरा जो है 78, जो हमारा कॉमन एरा हम लोग बोलते हैं, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के से बिगिनिंग माना जाता है इसका 78 से। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ना एक चीज आपको समझना है। एक होता है साका एरा, साका संवत जिसको बोलते हैं, और एक होता है विक्रम संवत। जैसे कि साका संवत की जब हम बात करते हैं ना, तो कोई भी महीना, जैसे अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे 2025 है, तो इस 2025 में जब आपको इसको साका एरा अगर निकालना होगा, तो आपको इसमें 78 ईयर्स को माइनस करना है। 78 ईयर्स, लेकिन ये कब तक की बात हम कर रहे हैं, अप्रैल टू दिसंबर का अगर है तो। अगर यही जनवरी से मार्च तक का आपको निकालना होगा साकायरा, तो आपको 78 नहीं 77 ईयर्स को माइनस करना होगा। ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं विक्रम संवत, तो विक्रम संवत में क्या होता है कि हम लोग 58 ईयर्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगेन। लेकिन ये जनवरी से अप्रैल तक की जब बात होगी तो 57 ईयर्स को ही ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो साकायरा क्यों, कैसे माना जाता है, तो कनिष्क जब से आपको आए उसके दौरान को ही कन्या जो है साकायरा, वहीं से शुरुआत, उनके शासनकाल से ही शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। इनको मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, रिलीजियस पैट्रोनेज और कल्चरल प्रमोशन के लिए जाना जाता है। साम्राज्य और राजधानी की बात करें तो इन्होंने जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, उसको सेंट्रल यानी मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला के रखा था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र अगर देखें तो खोतान, काशगर, मथुरा, पाटलिपुत्र। कैपिटल जो था वो पुरुषपुरा यानी पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है, और मथुरा भारत में है। इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी सैन्य विजय की बात करें तो कुशन एम्पायर को इसके ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक लेकर गए। मध्य एशिया और उत्तरी भारत में बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा किया। सिल्क रूट जो है उसको कंट्रोल किया इन्होंने, रेशम मार्ग को, और पार्थियन और चाइनीज से भी युद्ध किया। रिलीजियस पैट्रोनेज की बात करें, धार्मिक संरक्षण की, तो इन्होंने शुरुआत में तो जोरोएस्ट्रियनिज्म जो है उसको पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया। बाद में महायान बुद्धिज्म खुद अडॉप्ट कर लिया, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, वो किसके पैट्रोनिज्म में हुआ था, कनिष्क के पैट्रोनिज्म में, जिसको वसुमित्रा ने प्रिसाइड किया था। ठीक है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर की जब बात करेंगे तो गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को इन्होंने प्रमोट किया। ग्रीको रोमन और इंडियन स्टाइल को स्कल्पचर में डेवलप, यानी इसका आप कह सकते हैं सपोर्ट किया। फिर इट ऑल्सो गेव संरक्षण, मतलब कि इन्होंने संरक्षण दिया स्कॉलर्स जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, चारका, इनको। जब सिक्के और भाषा की बात करेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों तरह के सिक्के इन्होंने जारी किए, और उस सिक्कों पे ग्रीक, ईरानियन और इंडियन, ये तीनों तरह के जो देवी देवताओं थे उनकी छवि रहती थी। जो शुरुआत में क्वाइन था वो ग्रीक बैक्टीरियन स्क्रिप्ट जो है, सो ग्रीक बैक्टीरियन स्क्रिप्ट जो उसको देखा गया, बाद में ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है उसको फॉलो किया गया। ठीक है। अब विरासत की बात करेंगे तो रिगार्डेड एज सेकेंड अशोक फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, तो कनिष्क को अगर आप बात करेंगे तो ये सेकेंड अशोक इनको बोला था, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया। फिर बुद्धिज्म को एक इंटरनेशनल रिलीजन में कन्वर्ट करने का भी श्रेय इनको जाता है। और इंडो रोमन ट्रेड और मल्टी कल्चरलिज्म, यानी भारतीय रोम व्यापार और बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा इन्होंने दिया। लेकिन कनिष्क के बाद पतन हुआ, क्योंकि इसके सक्सेसर जो थे होविष्क वासुदेव एक, वो बहुत ही कमजोर रूप से इसको रूल किए, और इसीलिए मिड 3rd सेंचुरी तक ये पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चला गया। ठीक है। ये आपको क्विक रिविजन के लिए था। नाउ
पार्थियन या पहलवा जो डायनेस्टी है उसके बारे में अगर समझे तो ये ईरानियन ओरिजिन के थे। कहाँ के थे? ईरानियन ओरिजिन, और पार्ट थे अरसाकिड एम्पायर। ठीक है, तो अरसासिड जो एक साम्राज्य था उसका हिस्सा थे, और पार्थियन ईरानी मूल के थे। ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी भारत जो है उसमें, सॉरी उत्तरी पश्चिम भारत से इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी इसी मतलब ईस्वी में इंडो ग्रीस के बाद एंटर किया था। दे वर ऑल्सो नोन एज फॉरेन रूलर्स अलॉन्गसाइड सकाज, कुशान एंड इंडो ग्रीक्स। तो ये भी आपको विदेशी शासक ही माने जाते थे। इनका क्षेत्रीय विस्तार अगर देखें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और गंधारा। कैपिटल जो था वो तक्षशिला या सियालकोट माना जाता है, संभवतः है ये। जो कुछ प्रोमिनेंट रूलर की अगर बात करें तो गोंडो फर्निस। तो गोंडो फर्निस सबसे फेमस पार्थियन किंग थे आपको भारत में, और ये तब रूल कर रहे थे जब सेंट थॉमस इंडिया आए थे। इंस्क्रिप्शन और क्वाइन तक्षशिला में पाए गए हैं, और जो क्वाइन थे वो बाइलिंगुअल थे, ग्रीक और खरोस्ती दोनों। राजनीतिक महत्व इनका देखें तो ये एक ब्रिज आप कह सकते हैं, सेतु की तरह काम किए किसके बीच में? इंडो ग्रीक और कुशन्स के बीच में। सिक्कों में यूनानी परंपराएं बनाई रखी गई इनके द्वारा, और जो ये इनका शासन था वो स्वतंत्र जो ऑटोनोमस सत्रप्स थे जिनको गवर्नर बोलते हैं, उनके साथ इस शासन को देखा गया काफी ढीला जो है वो शासन था, बहुत ही स्ट्रिक्ट या कंट्रोल मैनर में नहीं फॉलो हुआ। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव, तो दे प्रैक्टिस जोरोस्ट्रियनिज्म। ठीक है, तो आप देखेंगे पारसी धर्म को अपनाया गया, बट बाकी धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे। हेलेनिस्टिक आर्ट ट्रेडिशन, जो बताया आपको यूनानी कला को समर्थन मिला। तक्षशिला एक कल्चरल सेंटर रहा इनके दौरान। सिक्का में बाइलिंगुअल, ये हमने देखा, और सिक्कों पर राजा की छवि और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण रहता था। पतन यानी डिक्लाइन की बात करेंगे तो पार्थियन पावर इन इंडिया वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, मात्र कुछ ही साल के लिए रहा, और 20 से 75 ईस्वी तक ही ये रहा। कुशन कुजल कडिफिस के द्वारा इनको हटा दिया गया, और उसके बाद से कुशन डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना भी हुई। इनके टेरिटरी को बाद में कुशन एम्पायर में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आज के दिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गुप्ता साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य। इसके बारे में अगर समझे तो 320 से 550 ईस्वी तक ये गोल्डन एज माना जाता है भारत का, और ये गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड बोला गया है। मगध में इसकी शुरुआत हुई, और इसको विज्ञान, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में काफी मतलब आप कह सकते हैं प्रसिद्ध माना गया। खोजा गया था श्रीगुप्त के द्वारा, बट रियल फाउंडर जो है उन चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो श्रीगुप्त फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एक बहुत छोटे से किंगडम मगध में तक ही रूल किए। एक कह सकते हैं आपकी ये सेमी फ्यूडेटरी थे कुशन्स के अंदर। तो कुशन के अंदर एक अर्ध स्वायत्त शासक हुआ करते थे, ऐसा चाइनीज ट्रैवलर जो है उनके द्वारा, जो इत्सिंग है उनके द्वारा ये बोला गया है। इसीलिए जो है वो इनको हम लोग मेन फाउंडर के रूप में नहीं कंसीडर करते हैं। घटोत्कच की जब बात करें तो 280 से 319 ईस्वी, ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने एक टाइटल लिया अपने आप को महाराज। जो ईस्टर्न यानी पूर्वी भारत की में शक्ति का एकीकरण इन्होंने किया, और इंपेरियल एक्सपेंशन यानी साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। जब चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं 319 से 335 ईस्वी, ये गुप्ता एम्पायर के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और इन्होंने एक टाइटल दिया महाराजा अधिराज। इन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया? महाराजा अधिराज। महाराज टाइटल किसने लिया था? अभी आपने देखा आपको जो है घटोत्कच ने, और जब महाराजा अधिराज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने कुमार देवी जो है, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर ली, और 320 ईस्वी से इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा, गुप्ता संवत की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से। और समुद्रगुप्त फिर 335 से 375 ईस्वी तक, ये वन ऑफ द मतलब आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त टू और समुद्रगुप्त ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं आपके गुप्ता एम्पायर में। तो ये चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के पुत्र थे, और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके अचीवमेंट्स को इलाहाबाद पिलर जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो हरि सेना के द्वारा बनाई गई थी, उसमें पूरी तरह से इनके अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा गया है। क्या क्या मिलिट्री अचीवमेंट्स इनको मिले हैं? तो लगभग 20 किंगडम, 20 साम्राज्य जो है मतलब राज्य जो है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया में इन्होंने टोटल जीता है। इन्होंने दिग्विजय और धर्म विजय जो है उसकी नीति अपनाई। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो संस्कृत के, म्यूजिक के और पोएट्री काव्य के संरक्षक, और
जो इन्होंने सिक्के जारी किए उसमें खुद वीणा बजाते हुए भी इन्होंने सिक्के जारी किए हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, 375 से 415 ईस्वी, समुद्रगुप्त के पुत्र थे और इन्होंने टाइटल दिया था विक्रमादित्य। शकास को हटाया और वेस्टर्न इंडिया को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सांस्कृतिक योगदान इनका क्या रहा, तो इनके कोर्ट में नवरत्नास थे और वो बहुत फेमस फेमस, जैसे कालिदास, वराह मीरा, अमर सिन्हा, ये सब जो नवरत्नास थे वो चंद्रगुप्त टू के मौर्य के ही, सॉरी चंद्रगुप्त टू के ही कोर्ट में थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए जिनको दिनार्स बोलते थे, ठीक है। फिर इंटरनल और मैरीटाइम ट्रेड को भी बढ़ावा दिया। कुमार गुप्त प्रथम की बात करें अगर हम लोग, नेक्स्ट रूलर जो हमारे, तो 415 से 455 ईस्वी, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। पीस और प्रोस्पेरिटी को बनाए रखा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको खोजा। फिर सिक्के पीकॉक और कार्तिकेय युक्त सिक्के जारी किए और अश्वमेध यज्ञ को भी आयोजन किया। फिर स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी, कुमार गुप्त वन के पुत्र थे ये, इन्होंने खून इन्वेजन को अच्छे से रोका और सुदर्शन लेक को रिपेयर किया, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वाला सुदर्शन लेक। वार्स ड्रेन्ड स्टेट रिसोर्सेज, युद्धों ने राज्य की संपत्ति को नष्ट किया और फिर उसके बाद जो लेटर गुप्ता रूलर्स आए वो काफी वीक थे, कमजोर थे, जिस कारण से इनका पतन हुआ। खून इन्वेजन जो लगातार हुआ उसने भी एम्पायर को कमजोर किया और रीजनल पावर जैसे वाकाटकास और मोखारीज जो थे उनका भी उदय हुआ। अब प्रशासन और न्याय व्यवस्था की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मोनार्की यानी राजतंत्र, बट वंशानुगत था यानी हेरिडेटरी, और मंत्री परिषद की सहायता से काम करता था। एम्पायर को भुक्ति, विषय और विलेजेस में, तो भुक्ति, विषय और ग्रामों में बांट दिया गया था। विलेज एल्डर्स का जुडिशियल रोल था, यानी ग्राम प्रमुखों का न्यायिक भूमिका हुआ करता था। गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग की उपलब्धियां क्या है, क्या इसके थ्रू हम लोग को मिला जानने को, तो अगर आप देखेंगे तो कला और वास्तुकला में कुछ मंदिर जैसे अजंता एलोरा, ठीक है, मंदिर मिला, अजंता एलोरा म्यूरल्स मिले, गुप्ता के स्कल्पचर्स मिले। लिटरेचर में तो कालिदास ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दिए हैं साहित्य में, फिर विशाख दत्ता, शुद्रक, इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा। साइंस की अगर बात करेंगे तो आर्यभट्ट, जीरो पाई का खोज, ठीक है, वराह मिहिरा की बात करें एस्ट्रोनॉमी, चारका की बात करें तो मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद का खोज। तो ये सब का सब जो है वो गुप्ता एरा के दौरान का कंट्रीब्यूशन है। अर्थव्यवस्था और व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो था वो सबसे प्राइमरी था और इरिगेशन इस दौरान काफ़ी डेवलप हुआ। फिर व्यापार फूला फला और साथ साथ जो सिक्के थे वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बनाए गए। सैन्य व्यवस्था में अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ सब था। और ईस्टर्न टेरिटरीज में जो है वो नौसेना का प्रयोग भी देखने को मिला था, यानी नेवी का। पतन का वजह थोड़ा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, खून इन्वेजन, पैसे की दिक्कत, और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडमों में 550 ईस्वी तक ये बट गया था। तो ये आपको पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर है, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए आप ये टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि which one of the following Indo-Greek rulers is known to have issued coins made of lead, a rare metal for coinage during that period, indicating possible economic और regional constraint। ठीक है, तो इनमें से किस रूलर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझेंगे कि निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक जो है उनने शीशे से बने सिक्के जारी किए थे, किससे, शीशे से बने सिक्के जारी किए थे, जो उस अवधि के दौरान सिक्कों के लिए एक दुर्लभ धातु थी, जो संभावित आर्थिक या क्षेत्रीय बाधाओं को दर्शाता हो। तो इसका सही जवाब है स्ट्रैटो 2, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन्होंने जो कॉइन थे वो लीड के जारी किए, जो कि अनयूजुअल है, जो कि अधिकतर सिल्वर, कॉपर ऐसा ही जो कॉइन है वो यूज होता था। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखलाता है कि हो सकता है कि ऐसा कि जो अगर आप देखेंगे जो उस समय का जो फाइनेंशियल कंडीशन था
वो कहीं न कहीं मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी हुआ था? स्ट्रैटो 2 के द्वारा। नेक्स्ट, who among the following had not accompanied Alexander the Great during his Indian campaign and was instead associated with diplomatic mission during modern period? इनमें से कौन जो है वो आपको एक सेकेंड में इनमें से कौन सिकंदर महान के साथ उसके भारतीय अभियान के दौरान नहीं गया और बजाय मौर्य काल के दौरान ये राजनयिक मिशनों से जुड़ा था? तो इसका आंसर होगा वो होगा डेमाइचुस। ठीक है, तो डेमाइचुस की बात हम जब करते हैं तो वो जो है वो नहीं गए थे, जबकि नेराचुस, ओनेस्क्रियस और अरिस्टोबुलस जो है वो ग्रीक हिस्टोरियंस और कंपेनियन थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, जिन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भारत में उनके कैंपेन को कवर किया है। लेकिन डेमाचस के बारे में बात करेंगे तो अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए, वो ग्रीक एम्बेसडर बनकर बिंदुसार जो हमने कल डिस्कस किया था उनके कोर्ट में गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The women of which Indian tribe or kingdom are historically noted for taking up arms against Alexander the Great following the heavy losses of their men in battle, highlighting a unique episode of female resistance during the Indian campaign? किस भारतीय जनजातीय राज्य की महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से युद्ध में अपने पुरुषों की भारी क्षति के बाद खुद हथियार उठाने के लिए जो है वो जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है वो है मसग्गा। ठीक है, मसग्गा जो है वो ट्राइब और किंगडम था जिस यहाँ की महिलाओं ने, जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा था 327 से 326 बीसी में, तो उस दौरान जो लीडर क्वीन क्लियोफिस, उनका जब डेथ हुआ तो मसग्गा की महिलाओं ने खुद हथियार उठा लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड with starting the Shaka era which is widely used in Indian calendars and inscription? तो अभी आपको बताया कनिष्क इन AD 78, 78 साल का जो डिफरेंस है वो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो इनमें से किस शक युग को जो शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया है? कनिष्क को 78वीं ईस्वी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स between the starting points of Shak Samvat and Vikram Samvat, two prominent ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर एराज? ठीक है ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पूछ रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले समझे हैं कि दैट 78 एंड 57, तो इनको ही जोड़ देना है 135 ईयर्स। ठीक है ना, तो अगर हम लोग देखेंगे तो 58 बीसी में शुरू हुआ हमारा क्या विक्रम संवत, और 78 सी में शुरू हुआ हमारा शाक संवत। तो इन दोनों को ही हम लोग को जोड़ना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो दैट विल बी 135 ईयर्स। ठीक है, चलिए, which on the following will be the year of शाक संवत इन दिसंबर 2024? तो 2024 का दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर शाक संवत में करना है, तो माइनस कितना करना था बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, 78। 78 जब माइनस करेंगे आप इससे तो आपको निकल कर आ जाएगा दैट इज 1946। ठीक है, यही अगर आपको मान लीजिए जनवरी 2024 होता तो वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड 77। ठीक ना, चलिए, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग रूलर is known to have issued gold coins regularly in ancient India, indicating a prosperous empire and strong trade links, especially with Roman world? किस शासकों को में से इन शासकों में से किसने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए, उनको जाना जाता है, और ये एक समृद्ध साम्राज्य और मजबूत व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है, खासकर रोमन दुनिया के साथ? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया भी था। तो क्वेश्चन जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा स्केल में जो है वो गोल्ड यानी कि गोल्ड के सिक्के जो हैं उनको जारी किया था। और ये सारे सिक्के जो है क्या संकेत देते हैं कि एक संपन्न अर्थव्यवस्था यानी थ्राइविंग इकोनॉमी, अच्छे ट्रेड रिलेशन खासकर रोमन्स के साथ, फिर उच्च कलात्मक और धातु कर्म परिष्कर, है ना। जबकि शतवाहनास की बात करें तो लीड, कॉपर, सिल्वर कॉइन ज़्यादा उन्होंने इशू किया था, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ द गंधारा स्टाइल which represents a fusion of Indian and Greco-Roman artistic tradition फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? इनमें से किस डायनेस्टी के दौरान जो गंधार शैली की कला है वो डेवलप हुई थी? ठीक है, जो कि एक फ्यूजन है किस चीज का? इंडियन और ग्रीको रोमन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का। ठीक है, तो वो हम लोग का कुशन काल के दौरान डेवलप हुआ था। किसके काल? कुशन काल के दौरान। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कनिष्क जो रेन जब इनका चल रहा था फर्स्ट टू सेकंड सेंचुरी ईस्वी, उसी टाइम पे इन्होंने डेवलपमेंट दिखाया। हेलेनिस्टिक था यानी ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस दिखता था
फीचर्स लाइक कर्ली हेयर, ड्रेप्ड रोब्स, रियलिस्टिक बॉडी प्रोपोर्शन, बुद्धा इमेज ह्यूमन फॉर्म में, मानव रूप में बुद्ध की छवि जो है उसको दिखाना, घुंघराले बाल, लिपटे हुए वस्त्र, ये सारा कुछ जो है वो इस ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता था। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलप किया गया कुशन के दौरान अंडर द पैटर्निज्म ऑफ कनिष्क। ठीक है, और यही आर्ट फॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया किस चीज़ में, महायान बुद्धिज्म के प्रमोशन में। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द renowned court physician of कनिष्क credited with systemizing Ayurveda during his reign? इनमें से कौन कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे जिन्होंने शासनकाल के दौरान आयुर्वेद को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो इसका सही जवाब है चारका। तो जो चारक है उन्होंने ही क्या किया, जो वो चारक संहिता जो एक है किताब, जो कि एक आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, उसको लिखा था, और इन्हीं के द्वारा जो है वो इसका डेवलपमेंट जो है वो माना जाता है कि किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द coins of which of the following rulers highlighting the Kushan dynasty role in promoting Buddhism? ठीक है ना, तो कनिष्क के द्वारा बुद्ध को निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो कनिष्क के सिक्कों पर दर्शाया गया है, और इसी कारण से माना जाता है कि ये बुद्धिज्म को काफी ज्यादा जो है वो प्रमोट किए थे। नेक्स्ट, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? इनमें से किस शासकों में से के बीच के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म में जो विभाजन हुआ महायान और हीनयान का, तो वो भी किसके दौरान, कनिष्क के दौरान, जो खुद महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर बने गए। ठीक है, which dynasty ruled over India immediately after the Shunga dynasty, making a transition in political power in ancient India? तो अभी आपको पढ़ाया था, कानवा डायनेस्टी जो है वो पावर में आया किसको हटाकर, शुंगा डायनेस्टी को हटाकर। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो तो लास्ट शुंगा रूलर जो देवभूति थे उनको उनके ब्राह्मण मिनिस्टर जो थे वासुदेवा, उनके द्वारा मारा गया, और उन्होंने ही कानवा डायनेस्टी को 73 जो है बीसी में खोज किया। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following rulers is described as a protector of the Varna system, a key social structure in ancient India during their reign? इनमें से अगर हम लोग बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो है उनको, सॉरी पुष्यमित्र, गौतम पुत्र सतकर्णी, ये नहीं, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है, इनको माना जाता है कि इनके दौरान प्राचीन भारत में एक प्रमुख सामाजिक संरचना जो वर्ण व्यवस्था था उसके रक्षक इनको माना गया है। ठीक है ना, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी इज द करेक्ट आंसर। गौतमीपुत्र सतकर्णी आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट ये सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे, उनके द्वारा ही ये प्रोटेक्शन जो है वो वर्णा सिस्टम को, ब्राह्मणिज्म को काफी ज्यादा दिया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स, यानी नेम्स डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ अ मदर? तो एक यूनिक प्रैक्टिस को दर्शाता है जहां पर जो शासक थे उनके नाम को उनके मातृ नाम से जाना जाता था। तो ये हमने डिस्कस किया है कि सतवाहनास का एक यूनिक फीचर देखने को मिला था। ठीक है ना, जैसे कि हमने बात किया गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, तो उनकी मदर लीनेज को डेवलप मतलब रिफ्लेक्ट करे, जैसे गौतमी माता का नाम। ठीक है ना, देन किंग ऑफ कलिंग खारवेल was related to which of the following dynasties, marking an important chapter in the history of Kaling and its role in ancient India? तो खारवेल जो फेमस रूलर थे कलिंगा के, जो अभी उड़ीसा है, वो चेदी डायनेस्टी जो है उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, और उनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है कुछ फेमस जो है वो क्या चीज़ है, जैसे कि उन्होंने कलिंगा जो पावर कलिंगा का है उसको सॉरी रिवाइव किया था, जिसका पतन हो चुका था कलिंगा वॉर के द्वारा, अशोका में के द्वारा जब हुआ था तब। तो खारावेल के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डिटेल देते हैं, जिसमें कि उनका जो विक्ट्री है मौर्यास के ऊपर और जैनिज्म में उनका सपोर्ट है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो कलिंगा रीजन को रूल करने वाला जो शुरुआत में जो हम कह सकते हैं जो वंश था वो चेदी राजवंश ही था, जो कलिंगा के ऊपर शुरुआती दौर पे रूल करता था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू द सतवाहना पीरियड? तो नानी घाट इंस्क्रिप्शन और नासिक केव इंस्क्रिप्शन और आई होल इंस्क्रिप्शन, ये तीन ऑप्शन दिया गया है। नाउ ये दो इंस्क्रिप्शन जो है वो रिलेटेड है सतवाहना पीरियड से, जबकि आई होल इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशिन टू जो चालुक्य डायनेस्टी के थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। इसीलिए 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि नानेघाट शिलालेख जो है वो
सतकर्णी एक की उपलब्धियों का वर्णन करता है, ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। दूसरा, गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां जो है वो नासिक की गुफा में दर्ज की गई है, ठीक है ना। ये नासिक प्रसिद्ध शिलालेख में कहा गया है कि गौतमीपुत्र ने छहरात यानी कि खगरद परिवार को उखाड़ के फेंक दिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों जो है वो नासिक प्रशस्ति, नानी घाट इंस्क्रिप्शन जो हम बात करते हैं, नासिक केव इंस्क्रिप्शन, ये सब का सब जो है वो सतवाहना से रिलेटेड है, जबकि आईहोल है वो पुलकेशिन 2। सेस ऑन साल्ट प्रोडक्शन, ठीक है, जो सतवाहन राजवंश में नमक उत्पादन पे जो उपकर लगता था उसको किस नाम से जानते थे? उसको जानते थे लोना खदकम के नाम से। इसके नाम से लोना खदकम के नाम से उसको जानते थे, ठीक है। जो क्राफ्ट्स पे लगता था उसको करुकरा, करुकर मतलब, और जो नमक पे लगता था उसको लोना खदकम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द नासिक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स गौतमीपुत्र सतकर्णी एज अ लॉर्ड ऑफ विजय। अब विज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, विज मतलब विंध्या रेंज, तो विंध्य पर्वतमाला को विज नाम से नासिक इंस्क्रिप्शन में बताया गया और कहा गया है कि वहां के जो स्वामी हैं वो गौतमीपुत्र सतकर्णी हैं, ठीक है। Which of the following inscription was issued by नागनिका? तो नाने घाट इंस्क्रिप्शन जो है ना वो नागनिका के द्वारा इशू किया गया था, और आपको मालूम है कि इसमें जो है वो सतवाहना जो किंगडम है उसके बारे में रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला था, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कल्ट ऑफ एम्पेरर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? सो कल्ट ऑफ एम्पेरर इनमें से किस डायनेस्टी के बारे में, यानी सम्राट के पंथ की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो वो कुशन राजवंश से संबंधित है। किससे? कुशन से, ठीक है। सो देवत्व के अपने दावों को पेश करने के तरीके के रूप में सिक्कों का उपयोग करने के अलावा कुशन शासकों ने राजवंशीय अभयारण्य बांगलोगो या देवकुला का भी निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट, दस्त ए नवूर। तो दस्त ए नवूर जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित ये शिलालेख है? तो दस्त ए नवूर इंस्क्रिप्शन जो वो इसमें से किससे रिलेटेड है? तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो वीमा तख्तू जो दादा थे कनिष्क के, ठीक है, और प्रोबेबली एज द रूलिंग मोनार्क इन अ बैक्टीरियन इंस्क्रिप्शन एट दस्ती नवूर, इट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। तो ये उनसे रिलेटेड है, वीमा तख्तू जो ग्रैंडफादर थे कनिष्क के। Then, who among the following is known for his work on plastic surgery in ancient India? ठीक है, तो इनमें से किसको प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि जो प्लास्टिक सर्जरी होता है उसको प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी में अपने काम के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सुश्रुत, क्योंकि उनको ही मेडिकल वर्क्स के लिए जाना गया है, ठीक है। तो पहले इंडियन सर्जन थे, ये भारतीय सर्जन थे, और इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। तो सुश्रुत संहिता जो है एक संस्कृत टेक्स्ट सर्जरी के ऊपर उनका ही बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सतवाहना डायनेस्टी इज करेक्ट? सही पूछा है। तो दे इशूड क्वाइन ऑफ लीड बट नॉट ऑफ सिल्वर, ऐसा नहीं, सिल्वर का भी जारी करते थे। द रूलिंग डायनेस्टी वाज इनटॉलरेंट ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन लाइक बुद्धिज्म, गलत है, क्योंकि भले ये लोग उस रिलीजन को नहीं प्रोपोगेटर थे बट इनटॉलरेंट नहीं थे, दे वर टॉलरेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज वाज हैंडल्ड बाय ऑफिशियल कॉल्ड गोलमिका, गोलमिका, सही है। देखिए, पहला चीज तो सिक्के चांदी के भी जारी होते थे, दूसरा की असहिष्णुता नहीं थी किसी और धर्म के लिए, बट ये सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गौलमिक जो नाम के अधिकारी थे उनके द्वारा किया जाता था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कोरकाई, अरिकामेडु और मरकनम, तो कोरकाई, अरिकामेडु और मरकनम जो है वो प्राचीन इतिहास में किस के लिए जाना जाता था? तो ये वाणिज्यिक गतिविधि के बंदरगाह यानी पोर्ट्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी इन्हीं को इन नाम से जानते थे। किसके? कोरकाई, अरिकामेडु और मरकनम, ठीक है। ये सब पोर्ट के नाम, पोर्ट को इन नामों से जाना जाता था, ठीक है। पनर एंड विरलियार, ठीक है, ड्यूरिंग द एंशिएंट इन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर, क्या थे? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो जो सिंगिंग बार्ड्स यानी जो गायक हुआ करते थे उनको वो कोर्ट में, मतलब उनको अगर आप कहेंगे कि जो कोर्ट्स थे, हमारे शाही कोर्ट्स हुआ करते, दरबार जो हुआ करते थे, उन दरबारों में संगम एरा में
देखने को क्या मिलता था कि जो गायक थे उनको पनार और विररियार जो है उसके द्वारा बनाया जाता, मतलब क्या कहते हैं उसको संदर्भित किया जाता था। तो संगम युग के दौरान शाही दरबार पनार और विलरियार नामक गायक से भरे रहते थे। संगम युग के लोगों में कविता, संगीत और नृत्य लोकप्रिय था, तो इसीलिए वो चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए इनको नाम दिया गया था, एंड दैट वाज पनार और वरलियार। विथ रेफरेंस टू गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। तो टर्म है और साथ साथ उसका मतलब दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला भुक्ति प्रोविंस, ये तो सही है। देन विषय, तो वो भुक्ति के सब डिवीजन हुआ करते थे, एंड दे वेर द डिस्ट्रिक्ट विच वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ विश्वपति, है ना। और उपरिका की जब बात करेंगे तो वो इंचार्ज हुआ करते थे भुक्ति के, ये प्रोविंशियल लेवल पे होते थे। ठीक है, समझ में आया बात। तो प्रोविंशियल लेवल पे इनको जो हेड करते थे वो परिका होते थे, और विषय जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब हम बात करते हैं तो हुआ करता था। इसीलिए सिर्फ पहला पेयर जो है वो सही यहाँ पर दिया गया है, आपको क्लियरली समझा दिया गया है। ठीक है, which of the following rulers issued gold and silver coins with the legend restorer of the अश्वमेध। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध के पुनर्स्थापक की किंवदंती के साथ सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने ये जो है वो जारी किया था एज अ रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू घटी यंत्र ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, घटी यंत्र ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड जो है उसके संबंध में किस चीज के बारे में कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए ये घटी यंत्र जो था वो एक इरिगेशन का तकनीक था, एक विधि थी, किस चीज की? सिंचाई की विधि थी घटी यंत्र। ठीक है ना, ये घटी वॉज अ नेम यूज फॉर अ पॉट। ठीक है, पॉट यानी कि हम बात करते हैं तो एक बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था घटी, और उसी के द्वारा इरिगेशन जो है वो होता था, जिसमें कि आप देखेंगे कि चेन से पोर्ट को नीचे पानी तक भेजा जाता था। ठीक है, और उसके बाद पॉट को रोटेट कर करके आप देखेंगे तो बाकी जगहों पे पानी को भर के फिर उसको खाली किया जाता था। ये घटी यंत्र जो है वो इरिगेशन टेक्निक था गुप्ता पीरियड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गाथ सप्तशती, जिसे गाह सतसई भी कहा जाता है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सो दिस बुक वॉज रिटन बाई किंग हाला। राजा हल जो है उनके द्वारा ये किताब, एक जो जिसमें कि 700 जो छंदों का संग्रह है, और ये सतवाहन वंश जो है उनके 17th रूलर हाला किंग जो है उनके द्वारा लिखा गया था प्राकृत में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग was the greatest port of Satavahanas along with Bharuch on the western Deccan। तो पश्चिमी दक्कन में अगर बात करें भरूच के साथ साथ सतवाहन का सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो था कल्याण। क्या था? कल्याण था। ठीक है, तो भरूच तो गुजरात में हो गया, और हम लोग बात करेंगे कल्याण जो था वो भी इसका वेस्टर्न कोस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया था, जो कि महाराष्ट्र में आपके है। ठीक है, इन मिलिंद पानो, a philosophical book that features a series of questions asked by King Milinda to which one of the following individual। तो मिलिंद पानो जिसमें कि जिसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि एक डायलॉग, एक कन्वर्सेशन है किसके बीच में? मिलिंदा जो राजा थे उनके बीच में, जिनको मिनेंडर भी बोलते थे, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, इनके बीच में क्वेश्चन आंसर का जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन था उसी को बनाया गया था किसके अंदर? मिलिंद पानो के अंदर। ठीक है, तो नागसेना इज द करेक्ट आंसर। हु इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी। तो कुशन डायनेस्टी के फाउंडर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, किजुला कदफिस। ठीक है, तो किजुला कदफिस को माना जाता है कि ये फाउंडर है। ठीक है, नेक्स्ट, मथारा अ पॉलिटिशियन ऑफ अनयूजुअल इंटेलिजेंस। तो असामान्य बुद्धि के राजनीतिज्ञ मथारा किस सम्राट के अधीन मंत्री थे? तो कनिष्क के अंदर जो है अगर आप बात करेंगे जो मथारा हुआ करते थे, ठीक है, क्या होते थे? मथारा हुआ करते थे, और इनका सार पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है उसके लिए इनको जो है वो जाना जाता था। ठीक है, देन विच क्वेश्चन रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द सिटी पुरशपुरा, जो अभी पेशावर है, और वहां पर एक जाइंट स्तूपा बनाया था बुद्ध के जो अवशेष है उसको रखने के लिए। तो कनिष्क के द्वारा ये बनाया गया था,
और उन्होंने ही पूरा यानी कि जो पेशावर है उसको पूरा का पूरा जो है वो शहर का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर adopted the title of Devputra, son of God, and is depicted wearing a peaked helmet on some of his coin. इनमें से किस रूलर ने अपने आप के लिए टाइटल जो है वो सन ऑफ गॉड यानी देवपुत्र अडॉप्ट किया और साथ ही साथ चोटीदार हेलमेट पहने हुए भी अपने सिक्कों में उन्होंने दर्शाया है खुद को, एंड दैट इज कनिष्क। इसने कनिष्क ने, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन हेरिटेज को भी रिफ्लेक्ट करता है, वो चीज समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज was known for flourishing textile industry in ancient India। तो मथुरा और वांगा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, जबकि उज्जैन जो है वो बीड मेकिंग सेंटर था, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, जब हम लोग मथुरा और वांगा की, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो क्या देखने को मिलता है कि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, कॉटन का काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, who is credited with discovering the monsoon wind system that facilitated increased external trade between India and West around 45 AD। मानसून पवन प्रणाली जो है उसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, जिस कारण से जो व्यापार है वो काफी बढ़ा था भारत और पश्चिमी देशों के बीच में। तो इसका जवाब होगा हिपालस। तो हिपालस जो है उनके द्वारा, एक ग्रीक नेविगेटर थे जिन्होंने, ट्रेडिशनली इनको ही बोला जाता है कि इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी एडी में मानसून के विंड पैटर्न को जो है वो खोज दिया, जिस कारण से ट्रेड में काफी सहायता हुई थी। देन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एज धर्म प्रचार बंधु। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस शासक को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा गया है। सो ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट एंड हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया, किसके द्वारा? वी ए स्मिथ के द्वारा, इसी कारण से। नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड टू एज अमु कंपवन, ठीक है। सो अमु कंपवन नाम से किनको जाना जाता है? जिन्होंने बुद्धिस्ट किंग मेघवर्मन को, जो सिलोन यानी अभी श्रीलंका के, उनको अलाउ किया था कि वो बोध गया में मोनेस्ट्री बनाए। तो इसका जवाब भी जो अगर आप देखेंगे तो वो है समुद्रगुप्त। इसका भी जवाब क्या है? समुद्रगुप्त को ये कहा गया था कि आप क्या कीजिए, इन्होंने परमिशन दिया था वहां पर किसको? बुद्धिस्ट किंग मेघवर्मन को, कि आप बोध गया में मोनेस्ट्री बना सकते हैं, इसलिए उनको अनुकंपवन यानी फुल ऑफ कंपैशन, करुणा से भरा हुआ कहा गया। विच गुप्ता रूलर performed Ashwamedh Yagna and assumed the title Ashwamedh Mahendra, Mahendradiत्य and Sakraditya। तो किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने आप को अश्वमेध महेंद्र, महेंद्रादित्य और शक्रादित्य की उपाधियां धारण की थी? तो इसका जवाब है कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने ये सारे टाइटल्स अपने आप को दिए थे। मंडसौर एडिक्ट, तो मंडसौर एडिक्ट जो है वो किस गुप्ता रूलर से रिलेटेड है? ये भी कुमार गुप्त वन से रिलेटेड है, और इन्होंने ही, आपको मालूम है, पढ़ा था हमने कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट, छिमेश्वर कन्नौज के किस शासक के दरबारी कवि थे? तो छिमेश्वर कन्नौज जो है वो, अगर हम बात करेंगे तो महिपाल, ठीक है, महिपाल जो थे उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे, और ये कन्नौज के रूलर थे। कहाँ के? कन्नौज के, ठीक है। नेक्स्ट, which ruler is referred to by Itzing, the Chinese traveler, for donating some villages to Chinese Buddhists at the Nalanda monastery। ठीक है, तो कौन से जो रूलर है, इत्सिंग के द्वारा ऐसा कहा गया है कि नालंदा मोनेस्ट्री जो है उनमें कुछ गांव जो है वो चाइनीज बुद्धिस्ट जो है उसको देने के लिए उन्होंने कहा था, और वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। तो श्रीगुप्त के द्वारा ये कहा गया, दिया गया था उनको एज अ गिफ्ट, आप कह सकते हैं, डोनेशन। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस डिलीवरी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जस्टिस डिलीवरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस गुप्ता पीरियड में, वो किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था? महादंड नायक। किसका? महादंड नायक। देन ऑफिस ऑफ संधि विग्रह ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज बिलीव टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। संधि विग्रह जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? तो देवियर मंत्री, किसके? विदेश मंत्री। गुप्त काल के दौरान संधि विग्रह जो है वो विदेश मंत्री के लिए यूज होता था, ठीक है। देन
गुप्त काल के दौरान मथुरा से जुड़े प्रमुख व्यापार उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा था? सो मथुरा हमने अपनी थोड़ी देर पहले डिस्कस ही किया है कि टेक्सटाइल की बात हो रही है, तो कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो मथुरा में होता था। व्हाट वर द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता रूलर्स कॉल्ड? तो गोल्ड कॉइन को किस नाम से जानते थे? दिनार। किस नाम से? दिनार नाम से जानते थे। ठीक है ना? 10 वाघभट्ट एक एंशिएंट आयुर्वेदिक स्कॉलर थे, इज बिलीव्ड टू हैव बीन अ डिसिपल ऑफ विच प्रोमिनेंट फिजिशियन? तो वो चारक जो है उसके एक शिष्य हुआ करते थे। इसके चारक के शिष्य हुआ करते थे, जो कि एक एंशिएंट इंडियन आयुर्वेदिक स्कॉलर भी थे, वाघभट्ट। ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग is traditionally credited with authoring the ancient Indian text हस्त आयुर्वेद? तो पलकप पे जो है, ठीक है, पलकप पे जो है इनको क्रेडिट दिया गया है क्या चीज का, कि उन्होंने जो एक हमारा प्राचीन भारतीय ग्रंथ हस्त आयुर्वेद था उसके लेखक माने जाते हैं। कौन? कप्य। द लास्ट क्वेश्चन, सो महावीर 9th century Indian mathematician is known for writing which of the following works? तो गणित सार संग्रह जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? महावीर के द्वारा, जो 9th सेंचुरी के इंडियन मैथमेटिशियन है उनके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। और अगर बात करेंगे, ये उनको आपको जैन तीर्थंकर से नहीं कंफ्यूज करना, ये एक मैथमेटिशियन थे जो अलग से आपको समझना है, और ये राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्ष के कोर्ट में काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन था। देखिए आज के बारे में आपको दोबारा बता दें, आज के क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है। पहला चीज कि ये जो एरिया था इसमें कुछ ही एरिया है, जैसे कि गुप्ता, कनिष्क के ऊपर क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन सतवाहनास पे। इससे ज़्यादा बीपीएससी बहुत नहीं गया अभी तक, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डीप लग रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं पढ़ा हुआ था, टफ है, तो उतना परेशान नहीं होना है, बस इतना प्रिपेयर करके चले जाइए, मोर देन सफिशियंट होगा इस टॉपिक से जहाँ तक हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।